हाँ तो प्यारे जवानों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और भाई साहब खतरनाक तरीके से लग चुके होंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम की जो डेट है वो लगभग आई थिंक जून के आसपास होने वाली है। तो उससे पहले क्यों ना कुछ बड़ा कर लिया जाए। बड़ा करने से तात्पर्य है तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए अपने को, है ना। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है भाई साहब, खतरनाक तरीके से फाड़ के रख दो। ऐसे मान लो ना, आपको तो वर्दी लेनी है ना, बस लग जाओ, दबा के लग जाओ। और मुझे इतनी तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि मेरे जो छोटे बड़े भाई बहन हैं खतरनाक तरीके से लग रहे हैं अग्निवीर आर्मी 2026 की भर्ती को लेकर। तो इसी के साथ छोटा सा चैप्टर आप सभी के समक्ष रखता हूँ। उस चैप्टर में भाई साहब बहुत ही आनंद आने वाला है। और चैप्टर भी खतरनाक नेक्स्ट लेवल का चैप्टर है, जिसमें बहुत सारी बातें अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम गवाए, करते हैं क्लास को शुरू। ठीक है, पेन और पेपर लेके साथ में बैठना, ताकि जो भी बातें आपको बताई जाए ना उसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, तो चलो जी शुरू करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है जनगणना 2011 की। ठीक है, अपन 2011 की जनगणना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके जो मुख्य विषय है, मुख्य जो बातें हैं, उन सभी बातों को वन बाय वन, लाइन टू लाइन डिस्कस करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, जो जो अपने को महत्वपूर्ण लगेंगे। ठीक है, चलो जी पहली बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले जनगणना कब हुई। पहली जनगणना कब हुई, पहला प्रश्न यही आएगा, पहली जनगणना कब हुई। तो याद रखना, पहली जनगणना होती है हमारे 1872 1872 में। इसके बाद पहली व्यवस्थित, संपूर्ण, या फिर मैं कह दूं नियमित जनगणना कब हुई। नियमित जनगणना, जनगणना में आपको पता है लोगों की गिनती की जाती है। ठीक है, पशुओं की भी जनगणना होती है, पर अपन अभी मनुष्यों की पढ़ रहे हैं ना। पहली नियमित जनगणना अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना है 1881 1881 में हुई थी। ठीक है, पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। और पहली नियमित या पहली संपूर्ण जनगणना जो हुई थी वो हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में, ये बात आपको ध्यान रखनी। पहली जनगणना जो हुई थी, पहली जनगणना जो हुई अपनी, उसका आयुक्त कौन था। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पहली जनगणना का आयुक्त कौन था, किसके निर्देशन में पहली जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। तो उसमें आपको नाम ध्यान रखना है, WC प्लाउडेन। कौन था, WC प्लाउडेन पहली जनगणना का आयुक्त था। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब अपन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर, और अपन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट बात करूं, 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन था। 2011 की जनगणना का अगर मैं आयुक्त पूछ लूं तो आपको बताना है सी चंद्रमौली। कौन था, सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना का आयुक्त था। ये जो 2011 की जनगणना हुई, इसके आंकड़े अपने को मिलते हैं 31 मार्च 2011 को। सी चंद्रमौली के निर्देशन में इन अंतरिम आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है और हमें बताया जाता है कि जो भारत की जनसंख्या है वो हो चुकी है 121,08,54,977 व्यक्ति। इतने लोग अपने भारत में हो चुके हैं। इसी के साथ और हमें क्या बताते हैं कि अपने भारत में जो महिलाएं हैं, कौन, जो महिलाएं हैं वो हो चुकी है 58 करोड़ 75 लाख। कितनी, 58 करोड़ 75 लाख महिलाएं हो गई है। वहीं मैंने उनसे कहा वही पुरुषों के बारे में बताओ, तो उन्होंने कहा पुरुष है
अपने भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 62 करोड़ 32 लाख उन्होंने मुझे ये आंकड़े बताए। ठीक है, इसी के साथ थोड़ी सी और मैं बात करूं तो क्या ध्यान रखना है, विश्व की 17.5% जनसंख्या अपने भारत में रहती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, विश्व की 17.5% जनसंख्या अपने भारत में निवास करती है और जनसंख्या के मामले में अपना भारत सेकंड रैंक रखता है, दूसरा स्थान रखता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी और बात करें तो ये 2011 की जो जनगणना थी वो 2 चरणों में पूर्ण हुई। कितने चरणों में? 2 चरणों में पूर्ण हुई, जिसमें से पहला जो चरण था, पहला चरण चला था अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक। अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक पहला चरण चला और इसका जो दूसरा चरण था वो चलता है 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक इसका सेकंड चरण चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात ध्यान रखने के बाद थोड़ी सी चर्चा अपन और करते हैं। पहले इसको अपन साफ कर लें। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि आगे की चीजें अपन उसमें देख सके। ठीक है, जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें इन्होंने एक नारा दिया। क्या दिया? नारा दिया, या अपन ये कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य क्या है? क्या है ध्येय वाक्य? क्या है? तो 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य अगर आपसे पूछ ले, ध्येय वाक्य स्लोगन, ठीक है, तो इन्होंने नारा दिया, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। क्या कहा इन्होंने? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये नारा दिया गया। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है सर 2011 की जनगणना के बारे में? तो और मेरे भाई आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि जो 2011 की जनगणना है ना, इससे पहले आपको ध्यान रखना है जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कब प्रारंभ की गई? एक मिनट, इसमें इंक खत्म हो गई है। हाँ, अगर नेक्स्ट दूसरा, हाँ ये चल रहा है अभी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली जाति आधारित जनगणना, पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है पहली जाति आधारित जनगणना 1881 में प्रारंभ की गई। उसके बाद इसे 1931 में बंद कर दिया गया, किंतु पुनः जाति आधारित जनगणना 2011 में प्रारंभ कर दी गई। याद रख लोगे ये चीजें? जी सर रख लेंगे। हमारे क्या है और चीजें याद रख रहे थे, ये भी रख लेंगे। क्या याद रखना है? पहली जाति आधारित जनगणना कब प्रारंभ की गई? 1881 में। फिर उसे बंद कर दिया गया, जाति आधारित जो जनगणना थी उसको समाप्त कर दिया गया, भाई जाति आधारित जनगणना अपन नहीं करा करेंगे। 1931 में से बंद कर दिया, किंतु जब 2011 की जनगणना हुई तो इस जाति आधारित जो जनगणना है इसको वापस से मान्यता दे दी गई कि हाँ चलो कर लिया करो तुम जाति आधारित जनगणना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात आपको नोट करनी है बेहतरीन ढंग से। ठीक है, ये बातें याद रह जाएंगी? जी सर याद रह जाएंगी। अब इसके साथ ही अपन 2011 के अकॉर्डिंग इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहली बार 2011 की जनगणना में, पहली बार कब? 2011 की जनगणना में पहली बार तो थर्ड जेंडर को अलग से गिना गया, यानी कि उनकी गणना अलग से की गई। ना तो उसने पुरुषों में शामिल किया गया, ना ही उन्हें महिलाओं में शामिल किया गया, उनकी अलग से काउंटिंग की गई थी पहली बार 2011 की जनगणना में। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ अपन 2011 की जनगणना के अनुसार जो पास आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों की भी चर्चा कर लेते हैं। उन आंकड़ों के बारे में अपन चर्चा करने का प्रयास करते हैं
मेरे साथ साथ आप भी उन चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना और याद भी करना है। ठीक है भाई, चलो जी आगे देखो। अब अपन देखते हैं सर, क्या देखते हैं 2011 के जो आंकड़े आए उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की बात करो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य, ऐसी बहुत सारी विविध बातों पर अपन अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट जो है एग्जाम ओरिएंटेड है उन्हीं पर अपन चर्चा करेंगे, ज्यादा राम कहानी नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, चलो जी। अगर मैं आपसे बात कर लूं कि जनसंख्या से पहले, हाँ जनसंख्या से बात करते हैं। जनसंख्या के आधार पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगर मैं वही न्यूनतम की बात कर लूं कि भाई साहब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा आता है सिक्किम। और कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है, वो भी अपने सिक्किम और अपने नेपाल की सीमा पर आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं बात कर लूं क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताना है आपको अपना राजस्थान। कौन सा बताओगे, हाँ राजस्थान। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य अगर आपसे पूछ ले तो क्षेत्रफल बताओगे अपना गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी। जी सर, ये बात हम ध्यान रख लेंगे। और क्या ध्यान रखोगे, अगर आपसे साक्षरता की बात कर ले, किसकी बात कर ले, साक्षरता की अगर आपसे बात पूछ ले कि साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो फिर आपको बताना होगा कौन सा है, केरल। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। वहीं अगर आपसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछ ले तो आपको बताना है बिहार। कौन सा बताओगे, बिहार। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, भाई सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस स्टेट में है, तो अपने को ध्यान रखना है केरल। ठीक है, और अगर वहीं आपसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछ ले राज्य, तो मेरे भाई आपको बताना है हरियाणा। क्या बताओगे, हरियाणा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य सर बिहार, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य सर केरल, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य सर हरियाणा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, क्या पूछूं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। क्या बताओगे सर, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। अगर मैं आपसे पूछ लूं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है सर महाराष्ट्र। क्या बताओगे, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। अगर मैं आपसे पूछ लूं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य अगर मैं आपसे पूछ लूं तो मेरे भाई आपको जवाब देना है सर सिक्किम आएगा। क्या आएगा सर, सिक्किम आएगा न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, कौन सी वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है सर मेघालय। कौन सा है सर, मेघालय है। अगर मैं यही आपसे पूछ लूं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो बताना है सर नागालैंड। क्या बताना है आपको सर, नागालैंड आएगा। याद रह जाएगी ये बातें। देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य सर महाराष्ट्र, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य सर सिक्किम। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड।
ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ी सी चर्चा को अपन आगे नेक्स्ट लेवल पर और ले जाने का प्रयास करते हैं, और प्रयास किस रूप में करेंगे। तो अब अपन ने अभी तक तो अपन राज्यों के संदर्भ में बातें कर रहे थे, अब अपन थोड़ा सा अलग चलते हैं और अपन केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बातें करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी देखते हैं उनको, और जनसंख्या अपने लिंग अनुपात साक्षरता आदि के अनुरूप भी अपन उन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। चलो जी, अब देखो एक बार जल्दी से देखो फटाफट से, क्या कहा मैंने, जनसंख्या के मामले में ना, जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी है ना, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो सर दिल्ली हो जाएगा। अगर मैं न्यूनतम पूछ लू, न्यूनतम वाला यूटी पूछ लू, तो आपको बताना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है सर, कवारती या कवरती। ठीक है, अब मैं पूछ लू जनसंख्या घनत्व के आधार पे, किसके आधार पे, जनसंख्या घनत्व के आधार पे मैं पूछ लू कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको बताना है दिल्ली। जनसंख्या में भी दिल्ली है और जनसंख्या घनत्व में भी दिल्ली ही है। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला मैं अगर आपसे यूटी पूछ लू, केंद्र शासित पूछ लू, केंद्र शासित प्रदेश पूछ लू, तो आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बात ध्यान रख लोगे जी सर, रख लेंगे। अगर आपसे मैं पूछ लूं किसके बारे में, तो मैं आपसे पूछता हूं साक्षरता के मामले में, किसके मामले में, साक्षरता के बारे में, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको जवाब देना है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर मैं आपसे पूछ लूं, तो मेरे भाई आपको बताना है दादरा नगर हवेली। क्या बताना है, दादरा नगर हवेली। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं लिंगानुपात के रूप में बात करूं कि लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्या कहा मैंने, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है पुडुचेरी। क्या ध्यान रखना है, पुडु, एक मिनट, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी, ये रह है ना, पुडुचेरी। वहीं अगर मैं बात कर लूं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, कौन सा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी राज्य बोल दिया मैंने, केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम लिंगानुपात वाला अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश पूछता हूं आपसे, तो उसमें आपको बताना है दमन व दीव। क्या बताना है सर, उसमें आएगा दमन व दीव। याद रह जाएगी ये बातें, जी सर याद रह जाएगी ये बातें, हम इनको याद रख लेंगे। एक बार मेरे साथ दोहरान करना है इनका, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश सर दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश सर लक्षद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आ जाएगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अपन लास्ट स्टेप पे चलते हैं, ये अपन ने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी चर्चाएं कर ली। अब थोड़ा सा अपन 2 4 5 बातें और हैं, उन बातों को जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, देखना अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं, हाँ भारत में इंपोर्टेंट बातें हैं 2 4। भारत में अपन कहें पूर्ण साक्षरता, पूर्ण साक्षर घोषित राज्य। क्या लिखा मैंने, भारत में पूर्ण रूप से साक्षर
घोषित किया गया राज्य कौन सा है? केरल। यानी कि केरल राज्य को, भारत के केरल राज्य को पूर्ण रूप से साक्षर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये ऐसा एकमात्र राज्य है। अगर मैं आपसे भारत की जनसंख्या पूछ लूं, क्या पूछ लूं? भारत की लिंगानुपात लिखो पहले, भारत का लिंगानुपात। क्या पूछूं आपसे? लिंगानुपात। तो भारत का लिंगानुपात है 9:4:3। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं भारत की साक्षरता, क्या पूछा मैंने? भारत की साक्षरता कितनी है? भारत की साक्षरता कितनी है? तो ध्यान रखना 74.04% भारत की क्या है? साक्षरता है। इसके साथ ही मगर आपसे पूछ लूं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? क्या कहा मैंने? भारत का जनसंख्या घनत्व। मैंने आपसे पूछा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसमें आपको बताना है 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ी सी कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो पूर्ण रूप से साक्षर घोषित कर दिया गया है, तो आपको बताना है सर केरल। भारत की साक्षरता पूछ लिया आपसे, तो 74.04% भारत की साक्षरता है। भारत का जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछ ले तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। वहीं अगर आपसे भारत का लिंगानुपात पूछ ले तो 943 या 943 भारत का क्या है? लिंगानुपात है। तो ये हो चुकी है हमारी कक्षा जनगणना 2011 के बारे में। अपन ने प्रारंभ से चीजों को पढ़ना प्रारंभ किया और उसके बाद 2011 पे बढ़िया तरीके से फोकस किया। जो बातें मैंने आपको बताई है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको फेस करने को मिलेगी। तो क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए तो खुला छोड़ते हैं ताकि उसमें आप अपने डाउट, कोई समस्या, कोई संदेह, कोई शंका, ठीक है, वो डाल सको या फिर कोई सलाह दे सको, हमें सजेस्ट कर सको कि सर आपको ये करना चाहिए, तो हम उस पर भी कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। इसी कक्षा को इसी के साथ एंड करते हैं, समाप्त करते हैं और समाप्त के अपन करेंगे एक लाइन के साथ। लाइन कौन सी होगी? भारत की जो जनगणना कर रहे थे अपन 2011 की, उसका जो ध्येय वाक्य था उसी ध्येय वाक्य के साथ अपन इस कक्षा को समाप्त करते हैं। तो ध्येय वाक्य मेरे साथ एक बार दोहराना, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।